ये कहानी और इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, मकाम या वाक़े से इनकी मुशाबहत महज एक इत्तफ़ाक़ होगी। मुसन्निफ़ा की नीयत किसी की दिल आज़ारी या तौहीन नहीं है। ये सिर्फ़ मेरी सोचों का अक्स है और मेरे ख्वाबों की तस्वीर। अगर किसी से मुशाबहत हो भी जाए तो ये महज एक इत्तफ़ाक़ होगा। अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करें यार, कुछ नहीं होता। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 30। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा शोहर, किधर हैं वो दोनों, क्या हुआ है इन्हें। वो सर और सीना पीटते हुए हॉस्पिटल में दाखिल होते हर किसी को रोक रोक कर पूछ रही थी। वो इन 3 महीनों में इन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश करने की भरपूर एक्टिंग कर चुकी थी। वो इस दौरान कई चक्कर थाने के और कई हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा चुकी थी। वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि एक शातिर और मंजी हुई खिलाड़ी थी। इसके लिए जान लेना और देना बाएं हाथ का खेल था। वो पल में किसी को भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी बिना कोई सबूत छोड़े, जैसे कि वो आज से तकरीबन 20 साल पहले कर चुकी थी। वो जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंची तो सामने बैठे आलियान चौधरी उनके साथ नाजिम चौधरी को देखकर एक पल के लिए ठटकी थी। सिर्फ एक पल के लिए। शातिर मुजरिमों को हर हाल से निकलना अच्छी तरह से आता है, लेकिन वहीं किसी की चील सी गहरी निगाहें इस एक पल में सब ढांप चुकी थी। वो एक पल में अपनी बात की तस्दीक कर चुका था। अब तक वो चुप था तो सिर्फ इसलिए कि कुछ डाउट थे जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। वो किसी पर भी ऐसे ही हाथ नहीं डालता था। पहले इसके चारों ओर एक गहरा जाल बुनता था और एक शिकंजा डालता था। फिर इस शिकंजे को इस तरह से मुजरम के गिर्द कसता था कि इसे खबर भी ना होती और वो अपनी सांसों की बाजी हार जाता। मैंने कहा था ना तुझे, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। हेडफोन से आती आवाज़ पर जिन वहाँ से उठता हुआ इस औरत के पास से गुजरते एक वार्निंग भरी नज़र डालते बाहर की जानिब बढ़ा तो वो औरत उसकी नज़रों की वार्निंग पर लर्जी थी। लेकिन फिर जल्द ही खुद पर काबू पाते नाजिम चौधरी की तरफ बढ़ते इनके पास ज़मीन पर बैठकर इनके दोनों हाथ पकड़ते पूछने लगी थी, आप ठीक तो हैं ना। कहाँ चले गए थे आप दोनों। पता है कितना ढूंढा है मैंने आपको और कहाँ कहाँ ख्वार हुई हूँ आप दोनों को पाने के लिए। मैंने मुजम्मिल और हसीब को भी वापस बुला लिया है। वो लोग भी आप दोनों को पागलों की तरह हर तरफ ढूंढ रहे हैं। अभी भी पता चला कि कहाँ ख्वार हो रहे होंगे मेरे बच्चे। मैं अभी उन्हें कॉल करके बता देती हूँ कि आप लोग मिल चुके हैं। हमीदा चौधरी बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। जब मुजरम को अपने जुर्म के खुलने का खौफ महसूस होता है तो शायद वो ऐसे ही बौखला जाता है। थम जाओ हमीदा बेगम, ज़रा सांस लो और थम कर मेरी बात सुनो। मैंने इन्हें कॉल कर दी है, वो दोनों अभी थोड़ी देर में यहाँ होंगे। तुम ये नीचे क्यों बैठ गई हो, ऊपर बैठो मेरे बराबर, क्योंकि बराबरी का रिश्ता है हम दोनों का। नाजिम चौधरी उन्हें तंजिया लहजे में वो मुहातब करते बोलते हुए उनका हाथ पकड़कर इन्हें अपने साथ बिठा गए थे। मैं ज़रा डिस्चार्ज पेपर साइन कर लूँ और बाकी के ड्यूज़ क्लियर करवा लूँ, फिर चलते हैं। आलियान चौधरी एक काटदार नज़र हमीदा चौधरी पर डालते वहाँ से उठकर लॉबी की तरफ बढ़े। कदमों में अभी भी सदियों की जैसे थकावट थी। वो औरत जो इन सब की दुश्मन थी वो उनके भाई की बीवी और उनके 4 भतीजों की माँ भी थी। वो सज़ा एक मुजरिम को तो दिलवा सकते थे, लेकिन एक बीवी और माँ को कैसे। इस औरत ने इन्हें अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया था। वो बेटियों की खुशी को देखते तो भाई की खुशियों को हार जाते और अगर भाई का घर बचाते तो बेटियों को फिर से मौत के साए तले छोड़ देते। वो थके हुए अंदाज में जब काउंटर पर पहुँचे तो सामने वो खड़ा था। मुस्कुराते हुए वहाँ खड़ी सिस्टर से फ़ाइल पकड़ते से खुदा हाफिज़ कहते, साथ खड़े वार्ड बॉय से हाथ मिलाते मुस्कुराते हुए वापस मुड़ा तो सामने खड़े आलियान चौधरी को देखते तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हुए बोला था, क्या बात है बाबा, क्या बेटियों की रुखसती अभी से उदास करने लगी है। ताहियान खानज़ादा ने जानबूझकर इस तरह का सवाल करते उनकी तरफ देखा तो आलियान चौधरी ने उसे घूर कर देखा तो वो उन्हें आँख विंक कर गया, जिस पर आलियान चौधरी सटपटा कर रह गए थे। तेरी अगर इसी तरह की हरकतें रही ना तो रुखसती तो बच्चे तो भूल ही जा। आलियान चौधरी भी अच्छी तरह जानते थे कि ताहियान खानज़ादा की कौन सी नस कब दबानी है जिससे वो तीर की तरह सीधा रहे। ससुर जी, सांस बंद कैसे करनी है कोई आपसे सीखे। रहम नहीं आता ना आपको मुझ जैसे मासूम पर। ताहियान खानज़ादा ने अब मासूम बच्चे की तरह मुंह बसोरते हुए कहा था। मासूम और तुम
दुनिया का सबसे बड़ा जोक। आलियान चौधरी के लहजे से परेशानी जैसे उड़न छू हुई थी। और यही तो वो चाहता था। तो और क्या बाबा जानी, एक मैं मासूम। हाँ, और एक तेरी वो मोहब्बत। आलियान चौधरी ने उसकी बात को काटते हुए कहा था। मेरी मोहब्बत और मासूम? वैसे ससुर जी मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। वो उनके कंधे पर बाजू रखते बड़े स्टाइल से बोला। तो आलियान चौधरी ने एक नज़र अपने कंधे पर और दूसरी नज़र ताहियान खानज़ादा पर डालते उसे घूरा तो वो फ़ौरन से पहले अपना बाजू हटा गया। कभी बाबा जानी और कभी ससुर जी, क़यामत के आसार नज़दीक हैं। पीछे से आती आवाज़ पर ताहियान खानज़ादा ने ज़ब्त से आंखें मीच कर खोली थी, लेकिन चेहरा नहीं मोड़ा था। बताती हूँ मैं उसे कि जिसके पीछे वो दीवानी बनी अपनी बहनों को इग्नोर कर रही है, उसके कैसे ख्यालात हैं उसके बारे में। फिर मैं देखती हूँ कि कैसे आप इन्हें ससुर जी कहते हैं। अब की बार वो एक पाँव पर पीछे घुमा था। अगर वो मेरे लिए दीवानी बनी घूम रही हैं तो साली साहिबा आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? ताहियान खानज़ादा ने अपनी कमर के दोनों तरफ हाथ रखते लड़ाकू मासी की तरह आंखें छोटी करते पूछा था। मुझे मिर्ची क्यों लगेगी भला? मिर्ची लगे मेरे दुश्मन को, जो मेरे घर की खुशियों को नज़र लगाने की ज़िद लगाए बैठा है। वो भी सुंदस थी, अपने नाम की एक ही पीस। आमीन या रब्बल आलमीन। ताहियान खानज़ादा ने दोनों हाथों को उठाते बुलंद आवाज़ में कहा था। सामने हमीदा चौधरी और नाजिम चौधरी बैठे इन्हें ही देख रहे थे। कमरे में से बाहर निकलते इसकी नज़रें सामने खड़े शहजादे पर गई तो दिल की धड़कनों ने उदम मचाना शुरू कर दिया था। वो लाल गुलाब बनी नज़रें झुका गई और अपने गिर्द शाल अच्छे से ओढ़ गई। खास तौर पर अपनी गर्दन ढकी थी। वो उसकी हर अदा के सदके वारी जा रहा था। ये अदा तो दिल की धड़कन रोकने के लिए काफ़ी थी। वो दिल पर हाथ रखते उसे देखते आँख विंग करते साथ फ्लाइंग किस पास कर गया तो वो और लाल गुलाब बनी थी। होंठ कपाहट का शिकार हुए थे और जिस्म भी एक पल को लर्जा था। सीने में धड़कता दिल अब कुछ ज़्यादा ही शोर करने लगा था। मौका मिलता तो सीने से बाहर निकलते इस इंसान को और बेबाक बना देता। वो उसके नज़दीक जाते ना महसूस अंदाज से उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ रैप करते उसको सटपटाने पर मजबूर कर गया था। उसके गाल अब तप कर अंगारा हो रहे थे। इस इंसान की वालिहाना मोहब्बत और इश्क की शिद्दत वो नाजुक सी लड़की सहन नहीं कर पा रही थी। अभी तो नज़दीकियाँ भी सिर्फ एक हद तक थी और वो बज़िद था हर फासला मिटाने पर। अगर सब फासले मिट गए तो वो तो मर ही जाएगी। पीछे खड़े अबीहा और शारी भी एक दूसरे से सरगोशियाँ करते कह रहे थे, जो ताहियान खानज़ादा से मख्फी नहीं रह सकी थी। उसने शारिफ चौधरी को घूर कर देखते वार्न किया था। शारिफ चौधरी को देखते हमीदा चौधरी उठते हुए तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। हाय मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? माँ सदके वारी जाए, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कैसा है तू? कहाँ थे तुम दोनों? मुझे क्यों नहीं बताते? हमीदा चौधरी उसके चेहरे को हाथों में लेते उसके चेहरे को चूमते हुए सवाल पर सवाल कर रही थी और साथ खड़े वजूद उन्हें नखवत से देख रहे थे। ताहियान खानज़ादा की आंखों में लाल अंगारे देखते हमीदा चौधरी के माथे पर पसीने के चंद कतरे नमूदार हुए थे, जिन्हें देखते ताहियान खानज़ादा ने नखवत भरी स्माइल पास की थी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कहाँ थी अब तक? हमें यहाँ 2 दिन हो चुके हैं लेकिन आप नहीं आई। क्या आपको हमारी फ़िक्र नहीं थी? शारिफ चौधरी सवाल करते कर्ब से पूछ रहा था। वो 2 दिन से माँ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इसका तो कहीं पता ही नहीं था। फ़ोन करता तो मुसलसल ऑफ जाता। इसे क्या खबर थी कि इसकी माँ इस वक्त जब वो उसे कॉल कर रहा था इन्हें ठिकाने लगाने में मसरूफ़ थी, जो उसके शौहर और बेटे को कैद रखने में नाकाम हो चुके थे। घर चलें, आराम से इस बारे में बात करते हैं। ये जगह मुनासिब नहीं इन सब बातों के लिए। नाजिम चौधरी ने दखल अंदाजी करते हमीदा चौधरी को बेटे के सवालों से बचाया था, जिनके जवाब शारिफ चौधरी की रूह को किरचियों में तकसीम कर सकते थे। उसे अगर भनक भी लग गई तो बहुत तबाही मचेगी। बहुत से रिश्तों से एतबार उठ जाना था, बहुत से राजों से पर्दे उतरते, बहुत गलाज भरे चेहरे सामने आने थे और फिर वो क़यामत के अल्लामान हलफीज़। कुछ मशकूक तो वो पहले ही हो चुके थे और कुछ बातों पर मोहर हमीदा चौधरी के चेहरे की बदलती रंगत लगा रही थी। इस रिश्ते की तबाही अब यकीनी थी। नाजिम चौधरी अब खूनख्वार नज़रों से उन्हें घूर कर देख रहे थे। जा रहे हो और मुझे बताए बगैर? पीछे से आती आवाज़ पर सबके बढ़ते कदम रुके थे। आ गई तुझे याद? किधर था अब तक? ताहियान खानज़ादा ने पीछे मुड़कर उसे देखते निरूठे अंदाज में कहा था या पूछा था मालूम नहीं। सॉरी यार, तू जानता है कि मैं मामा और बाबा को तन्हा नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तूने ही तो मन्ना कर रखा है सबको मिलने से। पता है कल से मामा रो रही हैं मुसलसल और बाबा भी बहुत उदास और खामोश हो गए हैं, चुपचाप अपने कमरे में बंद रहते हैं। जंगू खानज़ादा ने उसे सब तफसील से बताते उसी की शिकायत उससे उसी के अंदाज से लगाई थी, जिसे सुनते वो एक पल को उदास हुआ था। साथ चलते आलियान चौधरी और महक भी परेशान हुए थे, लेकिन वो इस ज़िद्दी इंसान की ज़िद से भी वाकिफ़ थे।
लेकिन वो उसे समझाने का दिल में अब ठान चुकी थी। और दाजान और बीजी कैसे हैं? ताहियांग खानज़ादा ने उदास लहजे में पूछा था, साथ एक सर्द सांस अंदर खींची थी। कैसे हो सकते हैं दोनों? जंगकू खानज़ादा ने उसके सवाल के बदले उल्टा सवाल करते उसे सवालिया नज़रों से देखा था, जैसे उसके चेहरे पर देखने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दिल में अपनों के लिए जगह है भी या नहीं। तेरे होते हुए वो उदास रहें तो लानत है तेरी जवानी पर। ताहियांग खानज़ादा ने जंगकू खानज़ादा पर लानत भेजी थी। और अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा? क्या कभी खुद पर भी लानत करने का दिल करता है? वो अब थोड़ा तंजिया और कड़वा हुआ था। तुझे अब भी मैं ही कसूरवार नज़र आता हूँ? क्या तुझसे कुछ छुपा हुआ है? ताहियांग खानज़ादा ने अब शिकवा भरी नज़रों से उसे देखते पूछा था। इसे तो कसूरवार तुम ही नज़र आओगे ना? जाहिर है इसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का तो है, लेकिन अफसोस तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तूने आस्तीन में सांप पाल रखा है जो किसी भी पल तेरी खुशियों को डस लेगा। हमीदा चौधरी ने नखवत से ताहियांग खानज़ादा को देखते दिल में सोचा था। जंगकू खानज़ादा की आंखों में दहशत देखते वो पल में नज़रें फेर गई थी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? दहशत, नफ़रत, इंतकाम। लेकिन कमाल का एक्टर था वो। हमीदा चौधरी बस सोच कर रह गई थी, घर चलें, वहाँ चलकर सारे शिकवे गिले एक दूसरे के साथ करते दिल की कदूरतें ख़त्म करेंगे। मामा घर पर इंतज़ार कर रही हैं, बार बार इनकी कॉल आ रही है। महक ने बोलते हुए सबको याद दहानी करवाई कि घर पर बेसब्री से उनका इंतज़ार हो रहा है। हॉस्पिटल से निकलते वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। आलियान चौधरी की गाड़ी में सुंदस और अबीहा के साथ शारिफ चौधरी बैठा तो हमीदा चौधरी ने शिकवा भरी नज़र अपने बेटे और शोहर पर डाली। लेकिन नाजिम चौधरी की आंखों में सर्दपन देखते वो चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती उसमें बैठी और जंगकू खानज़ादा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते उसमें बैठा। लेकिन दिलो दिमाग पर कोई बुरी तरह छाई हुई थी, जिसे देखते वो अब अंगारों पर लौट रहा था। महक चौधरी आलियान चौधरी की गाड़ी की तरफ बढ़ते उसका फ्रंट डोर खोलते बैठने लगी तो ताहियांग खानज़ादा ने उसकी नाजुक कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से टकराते टकराते बची। किधर मिसिस हान? सॉरी बाबा, आप लोग चलें, हम लोग थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। और माँ से कहिएगा खाने पर हमारा वेट ना करें, हम डिनर करके आएंगे। ताहियांग खानज़ादा बेबाकी से कहते आलियान चौधरी को आंख बंद करते महक चौधरी को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। महक चौधरी ने इस बेशरम की बेशर्मी देखते लाल गुलाब चेहरे के साथ इसके कंधे पर चपत रसीद की तो वह मसनूई सिसकारी लेते कंधे को सहलाते इसके गिर्द हिसार बनाते इसे अपने साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते उसका फ्रंट डोर खोलते उसे शहाना अंदाज से बिठाते हुए सर झुका रहा था और वो शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और वो उसके शर्माने पर अपनी जेब से नोट निकालते इस पर से वारते साथ से गुजरते बच्चों को इशारे से बुलाने लगा तो वो जब बच्चे उसके इशारे पर दौड़ते हुए उसके करीब पहुँचे तो वो पैसे वो इन बच्चों में बांटने लगा। वो बच्चे वो पैसे लेते मुस्कुराते हुए कुछ कहते वहाँ से उछलते कूदते जाने लगे और गाड़ी में बैठे वो खिलखिलाकर हंसी। इसके मोतियों से सफ़ेद दांत इस बात के गवाह थे कि वो लड़की महीनों बाद ऐसे खुलकर हंस रही थी। वो झुकते हुए गाड़ी के अंदर चेहरा ले जाते इसके करीब कर गया तो वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा गई थी। वो इन हथेलियों पर लब रखते नामिसार हिलाते अपना चेहरा बाहर निकाल गया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते घूमकर दूसरी साइड आते बैठकर अब इस लड़की के गिर्द अपने बाजू रैप करते इसे अपने करीब करते इसके माथे पर अकीदत से लब रख गया और वो अपनी आंखें बंद करते शर्मा कर लाल सुर्ख हो रही थी। वो उसे एक बाजू से हिसार में लिए दूसरे से गाड़ी स्टार्ट करते बैक व्यू मिरर में देखते गहरा मुस्कुराया था लेकिन आंखें लाल अंगारा हो रही थी। चेहरों से पर्दे उतरे तो वो कितने भयानक निकलते हैं, कोई ताहियांग खानज़ादा से पूछे। पीछे खड़ी गाड़ियां जो अभी स्टार्ट नहीं हुई थी इनमें वजूद अंगारों पर लौटने लगे थे तो इनमें से चंद वजूद उन्हें दुआएं देते नहीं थक रहे थे। दो दिल बहुत तकलीफ़ और हिज्र काटते यहाँ तक पहुँचे थे लेकिन अभी शायद ये हिज्र बहुत लंबा होने वाला था। कल मैं शारिफ की मायों मेहंदी की रस्म करवा रहा हूँ और 2 दिन में अबीहा को रुखसत करवा कर घर ला रहा हूँ। अपने बेटों को भी बता देना और अपने जिन रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हो बुला लेना। कल शाम मैं सब रस्में आलियान के मेंशन में होंगी और हाँ, अब मेरे लिए खाने को कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। मैं अब कल अपने भाई की मेंशन में अपने बच्चों की मायों का खाना ही खाऊँगा। नाजिम चौधरी घर पहुँचते दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ जताकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते वहाँ से अपना नाइट ड्रेस निकालते गेस्ट रूम की तरफ बढ़े थे। हमीदा चौधरी तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, इनका रंग पल में सफ़ेद हुआ था। इन्हें अपना आशियाना बिखरता हुआ महसूस हुआ था। नाजिम चौधरी कमरे से बाहर निकले तो सामने खड़े अपने बेटों को एक पल को रुक कर देखा और अपना लहजा बदलते उनके गले मिलते उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगे तो हमीदा चौधरी ठंडी आबार कर किचन की तरफ बढ़ी। सबके लिए डिनर लगवाया तो नाजिम चौधरी को मजबूरन 2 निवाले जहर मार करने पड़े अपने बच्चों की खातिर। वो अपने बच्चों को टूटता बिखरता हुआ नहीं देख सकते थे।
बच्चे, कल तुम लोगों के भाई की मेहंदी मायों की रस्म है। तुम लोगों के चचा जान के मेंशन में सब इंतज़ाम वहीं किया गया है। तुम लोग अगर अपने दोस्तों को बुलाना चाहो तो बुला लो, नाजिम चौधरी ने अपने बेटों को मुखातिब करते हुए कहा था। लेकिन बाबा, वो घर क्यों नहीं आए? मुजम्मिल चौधरी ने अपने बाप से पूछा था। वो तेरे चाचू के घर ही रहेगा बिहा के साथ जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती। नाजिम चौधरी अब हमीदा चौधरी को घूर कर देखते हुए बहुत कुछ जता रहे थे। इनकी आंखों में सर्दपन के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी थी, जिसे देखते हमीदा चौधरी को भी एक पल के लिए डर लगा था। लेकिन बाबा, आप लोग थे कहाँ? और उसने अब दोबारा से वही सवाल किया था। किसी ने अगवा करके जहन्नम में फेंक रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अगवा करने वाले को हमसे इतनी हमदर्दी क्यों थी। लेकिन लोग अगवा करते हैं तो कैद में किसी कुर्सी के साथ बांध कर रखते हैं या फिर फर्श पर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, मारते पीटते हैं, कुछ डिमांड करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। हाँ, कभी कभार एक आध लगा जाते थे और रस्सियों से थोड़ा सख्ती से बांध कर रखते थे, जिससे बाजू ज़ख्मी हुए थे। लेकिन फिर भी आरामदेह बिस्तर और बेड ऐसे जैसे खास तौर पर हमारे लिए लगवाए गए हों, जैसे किसी बहुत नज़दीकी जानने वाले के कहने पर कर रहे हों। और खाने को भी वो लोग हमें अच्छे से अच्छा दे रहे थे। है ना ये हैरत की बात। नाजिम चौधरी की बातें सुनते हमीदा चौधरी के हाथ कपकपाए थे और चेहरे का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हुआ था। बात तो परेशानी की है बाबा, और हैरान कुन भी। मैं सुबह इंस्पेक्टर को सारी बात बताकर नए सिरे से तफ्तीश करने का कहता हूँ। इस बार हसीब चौधरी की बात पर हमीदा चौधरी के हाथ से निवाला छूटकर नीचे गिरा था, जिसे देखते नाजिम चौधरी ने तंजिया हंसी हंसते उन्हें देखा था। इंसान की ज़िंदगी का हम सफ़र ही उसकी जान लेने के दर पे हो तो सांस लेना मुहाल लगता है। नाजिम चौधरी को अब अपने सीने में दर्द तेज़ होते महसूस हुआ तो वो अपना सीना मसलने लगे थे। बाबा, तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो रहा है? मुजम्मिल चौधरी ने नाजिम चौधरी के चेहरे के बदलते रंग को देखते उठकर उनकी तरफ बढ़ते परेशान होते पूछा था। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं ठीक हूँ। तुम लोग परेशान मत हो। जब तक मैं अपने शारिब की खुशियाँ अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग ऐसा करो, ये कार्ड पकड़ो और भाई भाभी को साथ लो और किसी अच्छे से माल से इनकी शॉपिंग करवाओ। और हाँ, शादी में किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। चची को साथ ले लेना और मेरी अबीहा के लिए मेहंदी, मायों, बारात और वलीमे की हर चीज़, कपड़ों जूतों से लेकर ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ लेना। मुझे अपनी बेटी के लिए हर चीज़ नई चाहिए, जिस पर किसी के शर का साया भी ना हो। नाजिम चौधरी के अल्फाज बड़े ही काटदार थे। एक बात और, इस सारे घर को भी सजा दो बिल्कुल दुल्हन की तरह। जब मेरी बेटी इस घर में आए तो उसे ये घर भी अपना लगे, हर चीज़ उसकी पसंद की हो। शारिब के कमरे की हर चीज़ चेंज करवा दो, फर्नीचर से लेकर पर्दों तक। चलो शाबाश, दोनों काम पर लग जाओ और बहन को भी कॉल कर दो, अगर आ सके तो आ जाए। किस्सा मुख्तसर। मुजम्मिल और हसीब ने सारी तैयारियां बड़े जोशो खरोश से की थी और आज शाम वो अपने माँ बाप और बहन के साथ सारे रिश्तेदारों को साथ लिए चौधरी विला की तरफ रवां दवा थे। बैंड बाजे के साथ हमीदा चौधरी को अब अपना घर बचाने के साथ साथ अपनी जान भी बचानी थी। नाजिम चौधरी के बिना कही वार्निंग इन्हें बहुत कुछ बावर करवा गई थी। इनके सब मैके वाले और तो और गुजर खान वाले भी इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुँच चुके थे। कौन सा मंत्र पढ़ कर फूंका है इन सब पर? जो लोग कल तक सारे ताल्लुकात तोड़ने पर बजिद थे, आज सब मेरे बेटे की खुशी में भंगड़े डाल रहे हैं। नाजिम चौधरी ने हमीदा चौधरी के कान के करीब गुर्राते हुए पूछा था। वाकई तुम औरतों के पास हर हरबा होता है, हर मुश्किल से मुश्किल काम बआसानी कर लेती हो। हमीदा बेगम, तुम तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हो। वो अब अपनी माँ और बहन अपने भाई के साथ साथ इनके घर वालों को भी भंगड़े डालते देखकर तंज के तीर चला रहे थे। हमीदा बेगम, तुम वाकई में बहुत कमाल की हो। तुम्हारा ये मकर सच में बड़ा मकर है। जैसे कि मेरे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक ये औरतों का मकर है और तुम औरतों के मकर भी क्या मकर हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28। तर्जमा और तफसीर देखो। तुमने मुझे और अपने ही बेटे को कैद करवाया, हम भाइयों की इज्जत दाव पर लगाई, मेरे भाई मेरी बेटी को मौत के मुंह तक ले गई। तुम इतना कुछ कर गई और तुम्हें लगता है मुझे खबर नहीं हो सकेगी। बेशक मुझे आलियान ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे क्या लगता है, क्या मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ? वो तो तुम्हें बचाना चाहता है मेरे कहर से और उसे लगता है कि इसकी खामोशी तुम्हें मुझसे बचा लेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो तुम दोनों। बाकी के हिसाब बाद में बेबाक करूँगा। फ़िलहाल मुझे अपने बच्चों की खुशी धूमधाम से मनानी है। इस बारे में अब बाद में बात होगी और वो भी तुम्हारे बच्चों के सामने। नाजिम चौधरी हमीदा चौधरी के कानों में सूर फूंकते भंगड़ा डालते हुए आगे बढ़े और हमीदा चौधरी किसी फैसले पर पहुंचते सफाकी की इंतहा कर रही थी। इनके चेहरे से शैतानियत झलक रही थी। सामने सब भंगड़े डालते हुए आगे बढ़ने लगे थे। सामने चौधरी विला के गेट खुले इनका मुस्कुराते हुए वेलकम कर रहे थे।
अरे किधर मिसिस हान। वो इस वक्त अपने कमरे में रेडी होते आखिरी दफ़ा खुद को आईने में देखते लाल गुलाब हो रही थी। वो इस वक्त लेमन कलर की पाँव को छूती अनारकली फ्रॉक में, जिस पर लाइट ग्रीन कलर का धागे और स्टोन्स का काम बड़ी नफासत से किया गया था, पहने हुए थी। इसमें कहीं कहीं डायमंड स्टोन लगवाकर इसे ताह्यांग खानज़ादा ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया था, और साथ में मैचिंग हील्स, डायमंड सेट पहने, गोल्डन ब्राउन बालों को खुला छोड़े, नीचे से थोड़ा कर्ल किए, सर पर अच्छे तरीके से दुपट्टा सेट किए। वो सच में ताह्यांग खानज़ादा की मिसिस हान लग रही थी। इसी की पसंद की हर चीज़ से पोर सजी और इसी की पसंद से सजी हुई। दोनों हाथों पर उसके नाम की मेहंदी कलाइयों तक भर भर कर लगवाई थी। इसे मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद थे। ताह्यांग खानज़ादा ने उसके पास बैठकर अपनी पसंद की मेहंदी लगवाई थी इसे। हाँ, नाम लिखने के टाइम पर वो थोड़ी देर के लिए इससे दूर हुआ था, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। वो चौधरी विला की सारी डेकोरेशन इसी तरह करवाता रहा था जैसे उसने इस्लामाबाद में रहते गुजरहान में करवाई थी, लेकिन इस बार इसने बहुत सख्त सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया था, कोई चाह कर भी तोड़ ना सका। और उधर दूसरी तरफ वो तड़प रहा था। टेबल पर पड़ी सारी चीज़ें चकनाचूर होते पूरे सीक्रेट रूम को का हुलिया बिगाड़ चुकी थी। वो अब अपने हाथ भी ज़ख्मी कर चुका था। वो बिन आब मछली की तरह तड़प रहा था। किधर जा रही है मिसिस हान? पहले हमें खुद को निहारने तो दें, इस चेहरे को जी भर कर देखने तो दें। ताह्यांग खानज़ादा उसकी कलाई पकड़ते से रोक चुका था। वो भी पिछली खिड़की से इसके कमरे में दाखिल हुआ था। रात से इसे तंग करते, बार बार इसके मेहंदी वाले हाथों को लबों से छूते, वो इन लम्हों में खुद को कैद करना चाहता था। पूरे मेंशन की डेकोरेशन भी इसे अपनी गोद में बिठाते करवाई थी। कान के साथ ब्लूटूथ लगाए हर किसी के साथ टच में वो अपनी बीवी के कमरे में बैठे उसके लैपटॉप पर सारी इंस्ट्रक्शन देते उसकी सांसें पल में चुराने लगता था, और वो जितनी कोशिश करती उससे जान छुड़ाने की, वो उतनी शिद्दत से उसके होंठों पर दिखाता था। हाँ, नीचे सब आ चुके हैं, प्लीज़ चलें ना, बाबा को और शर्मिंदा मत करवाएं। सब नीचे हमारे बारे में पूछ रहे हैं, अभी पिछले ज़ख्म नहीं भरे हैं, लोगों को और बातें करने का मौका मत दें। वो उसे अपनी गोद में बिठाए से सर से पाँव तक अपने लम्स से महकाते उसके सदके उतार रहा था। हर लम्स के साथ एक नोट निकालते वो साइड कर रहा था। मिसिस हान, अभी बहुत कम सदका निकला है, अभी थोड़ा और निकालने दें और डिस्टर्ब मत करें। और जहाँ तक लोगों की बातें हैं, इनकी फ़िक्र आप मुझ पर छोड़ दें। पहले जो भी हुआ वो उस वजह से हुआ कि इस वक्त मैं यहाँ नहीं था, और इस बात का अफसोस मुझे अब सारी ज़िंदगी रहेगा। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी इन कदमों में बैठकर आपको अपने लम्ब से महकाते आपके सदके अपनी जान भी वार दूँ, तब भी नहीं, मैं उस तकलीफ़ का अजाला कभी नहीं कर सकता जो आपको हुई थी। प्लीज़ मुझे माफ़। वो उसकी लैब पर लब रखते बोलता हुआ अपनी निगाहें उठाकर उसे देखने लगा तो वो उसकी आंखों में आंसू देखते तड़प उठी थी। ताह्यांग खानज़ादा के बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लिया और शिद्दतों से अपनी मोहब्बत जाहिर करने लगी। इस रिएक्ट पर एक पल के लिए वो खानज़ादा साकित हुआ था, फिर वो अपनी आंखें बंद करते इस लम्हे को इस लम्हे महसूस करता गहरा मुस्कुराया था। आज के बाद ये सॉरी और माफ़ी वाले अल्फाज मैं आपके मुंह से ना सुनूं, वरना इससे सख्त सज़ा दूंगी। वो काफ़ी देर तक उसके होंठों को दांतों से काटते पीछे हटी तो उसके होंठ के किनारे पर खून की बूंद देखते उसे उंगली से छूते बोलती, उसे वार्न कर रही थी, अगर इतनी खूबसूरत सज़ा मिलेगी तो मैं दिन में हज़ारों बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो अब बुलंद आवाज़ में चिल्लाते हुए कहने लगा था। वो तेज़ी से इसके मुंह पर हाथ रखते उसे खामोश करवाने की कोशिश करने लगी थी। अबे ओए रन मुरीद, बाकी का सॉरी बाद में बोल लेना, अभी जल्दी से नीचे पहुँच, मायों की रस्म शुरू हो चुकी है। इसके कान के साथ लगे ब्लूटूथ से आती आवाज़ सुनते महक चौधरी ने उसे आंखें बड़ी करते घूर कर देखा था। ताह्यांग खानज़ादा सटपटाते हुए तेज़ी से कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। वो उसे हैज़ल ग्रीन आँखों से घूर कर देख रही थी। ताह्यांग खानज़ादा के लिए ये जान से जाने का लम्हा था। वो इन आँखों के सदके उतारते इन पर अपने लब रख गया। आप जानती हैं आपकी आँखें मेरे लिए ऑब्सेशन बन चुकी हैं मिसिस हान। ये आँखें हैज़ल ग्रीन मगर समंदर सा सकूत रखती हैं। ये आँखें हैज़ल ग्रीन मगर समंदर सा सकूत रखती हैं। मैं डूब चुका हूँ अब इनमें, साहिल की ख्वाहिश किसको है। ये आँखें मेरे ख्वाबों का महवर बन गई हैं। मैं जागता हूँ मगर इनमें कैद रहता हूँ अक्सर। वो मुसलसल इन आँखों को चूमते हुए गंभीर लहजे में बोल रहा था और वो उसके कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ते इसके इश्क की हद को देख रही थी। अपिया बाहर आ जाओ, वरना सुंदर सापी कह रही हैं कि आपको रुखसती के वक्त भी अबिहा आपी के पास भी भटकने भी नहीं देंगी। बाहर से मीरब की आती आवाज़ अब सच में इन दोनों के औसान हता कर गई थी। सुंदर की धमकी कारआमद साबित हो रही थी। वो उसे खुद से अलग करते, फिर से जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालते, इसके सर से वारते
इसके माथे पर लब रखते उसे हुक्म सादिर करते खिड़की से बाहर चला गया था। वो उसके लम्स और उसकी खुशबू को अपने वजूद के गिर्द महसूस करते हुए लाल गुलाब हो रही थी। मीरब बच्चे, मुझे 5 मिनट दो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। महक चौधरी की आवाज़ पर बाहर खड़ी मीरब के साथ सांवरी का मुंह भी खुला था। महक, तू बाहर आ रही है या मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ? बाहर से आती सांवरी की आवाज़ पर वो लिपस्टिक सेट करते जल्दी से दरवाज़ा खोल गई और अपना दुपट्टा जो वो उतार कर साइड पर रख चुका था उठाकर सेट करते आईने के सामने खड़ी हुई थी। इसके गर्दन पर निशान देखते सांवरी ने इसे छेड़ना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझा था। वो इसकी बेबाक बातों पर पल में लाल गुलाब बनती थी। महक, जीजू कमरे में नहीं है क्या? मैं तो समझी थी कि तू उनके साथ है और वो तुझे छोड़ नहीं रहे, तभी तो इतनी लेट हो गई है तू। लेकिन यहाँ तो तू अकेली ही है। सांवरी के पीछे इसकी कज़नें इसके कमरे में दाखिल होते उसके कमरे का बगौर जायज़ा ले रही थी और साथ में पूछ भी रही थी, इनका यहाँ क्या काम, वो तो अपने घर में होंगे। महक ने खुद को संभालते हुए कहा था, अच्छा क्या बुलाया नहीं उन लोगों को? ये सवाल उसकी तायाजाद लुबना कर रही थी जो गुजरहान से आई थी। मतलब उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया। वो गहरा मुस्कुराते हुए उसे अब सोच रही थी। उसने शाम में ही तो वादा किया था कि वो आलियान चौधरी की खुशी की खातिर इनके सब बिछड़े हुए रिश्तों को एक साथ इस चौधरी विला में इकट्ठा ज़रूर करेगा और आज सब यहाँ मौजूद थे। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर। महक, मैं तुम्हारा वाशरूम इस्तेमाल कर लूँ क्या? लुबना ने बड़ी चालाकी से उसे घेरना चाहा था। वो इधर ताहियां खानज़ादा को महक के कमरे में देखती और उधर बाहर आज फिर नया तमाशा लगता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा सकती हो। महक ने अपने दुपट्टे को अब सर पर अपनी जगह सेट करते वहाँ आखिरी पिन लगाई थी। अगर तो तुझे अभी तक जीजू ने नहीं देखा तो सच कहती हूँ आज तो वो जान से गुजर जाएंगे, सांवरी ने बड़े ट्रॉमेटिक अंदाज में कहते उसे छेड़ा था। खा मेरी कसम, महक ने मुस्कुराते हुए कहा था। अपनी कसम? सांवरी ने अपनी गर्दन 2 उंगली और अंगूठे से छूते कसम खाई थी। अपनी क्यों खाई, मेरी क्यों नहीं? महक ने आंखें बड़ी करते पूछा था। ताकि तू जिए हज़ारों साल उनके साथ। अगर तेरी कसम खा लेती तो दोनों तरफ से तेरी जान का सौदा लगता। वो अब उसके गाल खींचते हुए बोली थी, ना कर सांवरी, अगर इन्हें हल्का सा निशान भी नज़र आ गया ना तो मेरे साथ साथ तेरी भी खैर नहीं। वो सांवरी को गाल खींचने से मना करते हुए बोली थी। डिम्पल पास से बेस उतरी तो दांतों का निशान वाज़िया हुआ, जिसे देखते सांवरी ने सीटी बजाते उसे आंख विंक की। क्या हुआ, कुछ मिला? के अंदर से आती लुबना की आवाज़ पर दोनों मुतवज्जो हुई और सांवरी ने तेज़ी से दराज से बेस निकालते इस जगह को कवर किया था। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि जो महक चेहरे पर कभी क्रीम भी नहीं लगाती थी आजकल भर भर कर मेकअप क्यों लगा रही है? पहले मुझे लगता था कि तू ये जीजू के लिए लगाती है। और मेरी कुछ देर पहले सुंदस और अबीहा से इसी बात पर बहस हो रही थी। मैं कह रही थी कि हमारी महक सच में बदल गई है और अबीहा और सुंदस कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो दोनों सब कुछ जानती थी। सांवरी ने उसे नरोठे लहजे में पूछा था। अब नाराज़गी छोड़ बात के लिए चल, पहले नीचे चलते हैं। सबके चेहरों पर देखूं तो सही, कहीं कोई शर्मिंदगी के आसार हैं भी कि नहीं। लुबना, हम लोग जा रही हैं, तू भी आ जा, रस्में शुरू हो चुकी हैं। महक ने सांवरी का हाथ पकड़ते कहा तो सांवरी लुबना को आवाज़ देते बुलाने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों आमने सामने मौजूद थे। उसके साथ बीजान दाजान के साथ साथ पीछे बाकी के घर वाले यानी वो लोग भी आ रहे थे। उनका वेलकम भी इसी शान से किया गया था। वो दूर खड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी और वो उसकी मुस्कुराहट के सदके वारी जाते नहीं थक रहा था। वो सब आलियान चौधरी और रचना चौधरी से मिलते उसकी तरफ बढ़े और वो भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। सबसे पहले बीजी ने उसे गले लगाते मुंह माथा चूमते उसका सदका निकाला तो ताहियां खानज़ादा जब नज़र पड़ती तो वो उसे आँख विंक करते फ्लाइंग किस पास करता तो वो शर्माते हुए नज़रें झुका जाती। फिर दाजान ने उसके सर पर हाथ रखते उसे दुआएं देते अपनी जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालते उसका सदका दिया था। इसी तरह रानिया खानज़ादा आर्यान खानज़ादा ने भी इससे मिलते इसका सदका दिया। अब जंकू खानज़ादा और उसकी बहन भी आगे बढ़ते यहीं वो अमल दोहराते पीछे हुए। ताहियां खानज़ादा ने आगे बढ़ते अब की बार सब के सामने इसके करीब आकर खड़ा होते एक मुलाजिम को आवाज़ दी तो मुलाजिम अपने हाथ में एक ब्रीफ केस लिए वहाँ पहुँचा और मुअद्दब अंदाज में नसरें झुकाए खड़ा हो गया। उसने ब्रीफ केस खोलते उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियाँ निकालते दोनों हाथों से उसके सर से वारते पीछे खड़े मुलाजिम को पकड़ाई और उसके नज़दीक आते उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों की घूरी को इग्नोर करते उसकी आंखों पर लब रखते मखमूर लहजे में कहा था, ये सिर्फ इन खूबसूरत आंखों का सदका है। फिर एक और मुलाजिम ब्रीफ केस लिए आगे बढ़ा तो वो उसमें से पैसे निकालते उसे अपनी मिसिस हान के ऊपर से वारते हुए फिर से मखमूर लहजे में बोला था, ये मेरी मिसिस हान का सदका है। वो वापस मुलाजिम को पकड़ाते उसके माथे पर लब रखते आंखें बंद करते उसे महसूस करते दुनिया को फरामोश कर गया था।
पूरे चौधरी विला में सीटियों और तालियों की गूंज के साथ साथ कहकहों की आवाज़ों ने इस महफिल को ज़ाफ़रान बना दिया था। वो लाल गुलाब होती शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा गई तो गहरा मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत करते उसके बालों पर लब रख गया था। आलियान चौधरी और रचना चौधरी के साथ साथ रानिया खानज़ादा और बीजी की आंखें भी इन दोनों को देखते हुए आंखें नम हुई थी। और महक और ताह्यान खानज़ादा के चाहने वालों के लिए ये पूरी कायनात में शायद सबसे खूबसूरत मंजर था। इन सब के साथ साथ आज सारी कायनात भी इनकी खुशियों की सलामती के लिए दुआ गो हुई थी। अबीहा और शारिब भी खड़े होते, तालियां बजाते इनकी तरफ बढ़ते इन्हें अपने साथ लगा गए थे और फिर सब रस्में खुश असलूबी से अंजाम पाई थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और वो दीवाना फिर से खिड़की के रास्ते उसके कमरे में मौजूद था। मिसिस खान अब जुदाई जानलेवा हो गई है। मैं कल ही बाबा से रुखसती की बात करता हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए उनके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़ें। वो उसके पास लेटते उसे अपने हिसार में लिए उसके चेहरे को लबों से छूते सरगोशी करते हुए बोला था। वो उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इस बात से बेखबर कि नींद तो अब उनसे कोसों दूर चली जाएगी। वो सोना चाहेंगे लेकिन तब भी सो नहीं पाएंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का अब अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये आज की एपिसोड? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आतिशेष का सफ़र अच्छा लग रहा होगा, वो भी अपने ताह्यान खानज़ादा और अपनी महक चौधरी के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो या फिर कुछ कमी लगे तो मशवरा ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अब एक दूसरे से खुदा हाफिज़ कहते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।